नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, जिन स्त्रियों में यह 5 गुण होते हैं उनको उनके सास, ससुर और पति हमेशा पलकों पर बैठाकर रखते हैं। घर की उन्नति में उन स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो दर्शक बंधुओं, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अवगत करा दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट करके अपना आमरण प्रकट करें। तो आइए दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरक कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पूर्व एक अत्यंत संपन्न व्यापारी निवास करता था जिसका नाम देवदास था। देवदास अपनी व्यापारिक निपुणता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था, किंतु उसके मन में गहरी उदासी व्याप्त थी। उसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम अमर था। अमर का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाता था और प्रायः आलस्य में खोया रहता था। देवदास को अपने पुत्र की अयोग्यता पर गहरा दुख होता था और यह विचार निरंतर उसके मन को कचोटता रहता था कि जब वह संसार छोड़ देगा तो उसकी समस्त संपत्ति और व्यवसाय कौन संभालेगा। दूसरी ओर अमर की माता वैदेही अपने पुत्र पर अत्यधिक स्नेह रखती थीं। उनका विश्वास था कि चाहे उनका पुत्र जैसा भी हो, एक दिन वह अवश्य समझदार बन जाएगा। यदि अमर कोई त्रुटि करता था तो वे उसकी भूल को छुपाने हेतु कोई न कोई बहाना खोज लेती। वह सदैव अपने पुत्र का पक्ष लेती और उसे सुधारने का अवसर प्रदान करती थीं। जैसे जैसे अमर युवा होता गया, वह विवाह योग्य हो चुका था। वैदेही ने अपने पति से उसका विवाह करने की चर्चा की। वैदेही ने कहा, पिया जी, अमर अब बड़ा हो गया है, उसके लिए कोई उपयुक्त कन्या खोजनी चाहिए ताकि विवाह के उपरांत उसके कंधों पर उत्तरदायित्व आ जाए और वह परिपक्व बन सके। किंतु देवदास अपने पुत्र की मूर्खता से इतने लज्जित थे कि उन्होंने ठान लिया था कि उसका विवाह नहीं कराएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि अमर इतना जिम्मेदार नहीं है कि विवाह जैसे पवित्र संबंध का निर्वहन कर सके। इस कारण देवदास ने उसके विवाह का विचार त्याग दिया। इधर वैदेही का हृदय अपने पुत्र के विवाह की चिंता से व्याकुल था। वह प्रतिदिन स्वप्न देखती थीं कि अमर का विवाह धूमधाम से होगा और वह अपनी बहू को घर लाएगा। वह सदैव इस आशा में थी कि एक दिन उसका पुत्र समझदार अवश्य बनेगा। एक दिन जब वैदेही अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही थीं, देवदास ने क्रोधित होकर कहा, तुमने कितनी बार कहा कि अमर समझदार है, किंतु यह एक बार भी सिद्ध नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुद्धिमत्ता है। माताएं अक्सर अंध प्रेम में होती हैं और संतान की कमियों को देखने से इनकार कर देती हैं। फिर देवदास ने एक योजना बनाई और बोले, अच्छा, मैं तुम्हारे इस पुत्र को एक अंतिम अवसर देता हूं। उसे बुलाओ और ये 3 पैसे दो। उससे कहो कि 1 पैसे से ऐसी वस्तु खरीदे जो उसके लिए उपयोगी हो, दूसरे पैसे को नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से ऐसी 5 चीजें खरीदे जिनमें कुछ खाने योग्य, पीने योग्य, चबाने योग्य, बगीचे में बोने योग्य और गाय को खिलाने योग्य हो। यदि वह इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है तो मैं मान लूंगा कि उसमें समझदारी आ गई है। मित्रों, यह सुनकर वैदेही के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्हें प्रतीत हुआ कि अब उनके पुत्र के पास स्वयं को साबित करने का अवसर है। उन्होंने तुरंत अमर को बुलाया और अपने पति द्वारा निर्धारित कार्य की बात उसे समझा दी। अमर ने अपनी मां से पैसे लिए और बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर अमर ने पहला पैसा अपने लिए कुछ खाद्य पदार्थ पर व्यय कर दिया और उसे खा लिया। फिर वह नदी के किनारे पहुंचा और पिता के निर्देशानुसार दूसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए तत्पर हुआ, किंतु वह एक क्षण के लिए ठहर गया। उसे अपनी इस क्रिया पर संदेह हुआ और वह सोचने लगा,
अमर नदी के किनारे खड़ा होकर विचार करने लगा, क्या सचमुच इस पैसे को नदी में फेंकने से कोई लाभ होगा? यदि मैं इसे फेंक देता हूं तो मेरे पास केवल एक ही पैसा शेष रहेगा, और इस एक पैसे से मैं क्या खरीद सकूंगा जिससे सभी शर्तें पूरी हो जाएं? अमर गहन उलझन में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। दूसरी ओर उसे चिंता थी कि यदि वह पैसा नदी में नहीं फेंकता तो उसकी मां की आज्ञा का उल्लंघन होगा, जो वह कदापि नहीं करना चाहता था। वह अपनी दुविधा में इतना खो गया था कि उसके चेहरे पर स्पष्ट निराशा झलकने लगी। उसी समय वहां से एक ग्रामीण युवती गुजरी, जिसके पिता लोहार थे। उसने अमर को चिंतित मुद्रा में खड़ा देखा तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह समीप आई और बोली, भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों उभर रही हैं? अमर ने उसकी ओर देखा और कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात बोला, मेरी मां ने मुझे एक कार्य सौंपा है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसे कैसे पूरा करूं। फिर उसने युवती को पूरी बात विस्तार से बताई, कैसे उसे 3 पैसे दिए गए थे और उनसे एक विशिष्ट कार्य करना था। उसने बताया कि पहले पैसे से उसने अपने लिए कुछ खरीदा था जो वह पहले ही खर्च कर चुका था। फिर दूसरे पैसे को नदी में फेंकने का आदेश मिला था, किंतु यह उसे मूर्खतापूर्ण प्रतीत हो रहा था। युवती बुद्धिमान और चतुर थी, वह स्थिति को भांप गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस कार्य को पूर्ण करने का एक सरल उपाय बताती हूं। जाओ, तीसरे पैसे को अपनी जेब में सुरक्षित रखो और एक पैसे से एक तरबूज खरीद लो। नदी में पैसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अमर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तरबूज? एक साधारण तरबूज कैसे सभी शर्तों को पूर्ण कर सकता है? युवती ने समझाते हुए कहा, देखो भाई, तरबूज में प्रत्येक शर्त पूरी होती है। यह खाने योग्य है और इसके रस के कारण यह पीने योग्य भी है। इसके बीज चबाने योग्य होते हैं और जब इसे भूमि में बोया जाएगा तो यह एक नई बेल को जन्म देगा। जो गूदा शेष रहेगा वह गाय को खिलाने के लिए भी उपयुक्त होगा। इस प्रकार तुम्हारी मां की सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें दूसरा पैसा नदी में फेंकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अमर को यह सुझाव अत्यंत उपयुक्त लगा। उसे युवती की चतुराई पर बड़ा विस्मय हुआ। उसने उसे धन्यवाद दिया और तुरंत बाजार में जाकर तरबूज खरीद लिया। मित्रों, तरबूज खरीदकर अमर अपने घर लौट आया और अपनी माता को वह तरबूज भेंट किया। वैदेही ने जब इसे देखा तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उन्हें अनुभव हुआ कि अमर में समझदारी विकसित होने लगी है और वह धीरे धीरे चतुर होता जा रहा है। वह आनंदित होकर अपने पति देवदास के पास दौड़ी और उत्साहपूर्वक बोली, अजी, सुनते हो? ये देखिए, हमारे बेटे अमर ने कितना उत्तम कार्य किया है। उसने आपकी सभी शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। यह रहा वह तरबूज जो आपकी बताई गई सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। देवदास ने तरबूज को गौर से देखा और उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्हें अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं हो रहा था और वे विचारों में डूब गए। उन्होंने तरबूज का निरीक्षण किया और कुछ क्षणों के बाद बोले, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह उपाय अमर ने स्वयं सोचा होगा। निश्चित रूप से किसी ने इसे इस राह दिखाई होगी, क्योंकि यह इतनी चतुराई नहीं दिखा सकता। फिर उन्होंने अमर की ओर देखा और प्रश्न किया, यह बताओ, तुम्हें यह उपाय सुझाने का विचार कहां से आया? थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अमर ने उत्तर दिया, पिताजी, यह युक्ति मुझे एक लोहार की बेटी ने दी थी। उसने मुझे समझाया था कि तरबूज सभी शर्तों को पूरा करता है। मित्रों, यह सुनकर देवदास ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोले, देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह सब अमर की बुद्धि से परे है। किसी और ने ही इसे यह राह दिखाई है। खैर, जो भी हो, मुझे लगता है कि वह लोहार की बेटी अत्यंत चतुर और बुद्धिमान है। वह हमारे परिवार की बहू बनने योग्य है। मैं उसके पिता से इस विषय में वार्ता करूंगा। इस विवाह से अमर को एक समझदार जीवन संगिनी प्राप्त होगी जो उसे सही मार्गदर्शन दे सकेगी। यह सुनकर वैदेही के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी और देवदास ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कुछ दिनों के उपरांत देवदास लोहार के घर गए ताकि उस कन्या को देख सकें जिसने अमर की सहायता की थी।
जब वे वहां पहुंचे तो लोहार की पुत्री ने ही द्वार खोला। देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या तुम घर में अकेली हो? युवती ने अत्यंत शिष्टता से उत्तर दिया, जी हां, इस समय मैं घर में अकेली हूं। देवदास ने जिज्ञासु होकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहां गए हैं? इस पर लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल लेने गए हैं और मेरी माता शब्द बेचने के लिए बाहर गई हैं। देवदास उसकी बातों को सुनकर थोड़ा अचंभित हुए और समझ नहीं पाए कि वह क्या कहना चाहती है। उन्होंने विस्मय से पूछा, बेटी, यह तुमने क्या कहा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हारे माता पिता वास्तव में कहां गए हैं? युवती ने धैर्यपूर्वक समझाया, मेरे पिता वस्तुतः तेल लेने गए हैं जिससे दीपक प्रज्वलित किया जा सके, और मेरी माता किसी विवाह के संबंध में वार्ता करने गई हैं। लड़की की चतुराई भरी बातों को सुनकर देवदास ने सोचा, यह कन्या वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है। सत्य ही कहा गया है कि विवेक और चतुराई के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, और अमर के लिए यही जीवन संगिनी सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मित्रों, कुछ समय पश्चात लोहार और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने निवास में एक प्रतिष्ठित व्यापारी को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वे तुरंत देवदास का अभिनंदन करने लगे और विनम्रता से पूछा, आपने इस निर्धन के घर आने का कष्ट क्यों किया? कृपया बताइए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? देवदास ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं आपसे कोई व्यावसायिक सौदा करने नहीं आया हूं, बल्कि आपके परिवार हेतु एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं अपने पुत्र अमर के लिए आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूं। मित्रों, यह सुनकर लोहार और उसकी पत्नी की आंखों में हर्ष का प्रकाश झलक उठा। वे भली भांति समझ गए थे कि इस विवाह से उनकी पुत्री का जीवन संरक्षित और समृद्ध हो जाएगा। उन्होंने बिना किसी विलंब के हर्षपूर्वक देवदास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि निश्चित की गई और व्यापारी अपने घर लौट गए। घर लौटकर देवदास ने अपनी पत्नी वैदेही को सूचित किया, लोहार इस संबंध के लिए सहमत हो गया है और हमने विवाह का दिन भी निश्चित कर लिया है। अब हमें सभी तैयारियों को पूर्ण कर लेना चाहिए। यह समाचार शीघ्र ही समस्त गांव में फैल गया कि एक धनी व्यापारी का पुत्र एक साधारण लोहार की कन्या से विवाह करने जा रहा है। जब यह बात लोगों तक पहुंची तो विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आरंभ हो गईं। कुछ लोगों ने कहा, देवदास जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह इतने साधारण परिवार में क्यों कर रहा है? यह तो उचित नहीं लगता। धीरे धीरे कुछ चालाक और नीच प्रवृत्ति के लोग अमर के पास पहुंचे और उसे भड़काने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा, अमर भाई, जरा सोचो, तुम एक लोहार की बेटी से विवाह कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह विवाह तुम्हारे लिए अनुचित है? तुम्हें लोहार को चेतावनी देनी चाहिए कि यदि उसने विवाह की योजना को आगे बढ़ाया तो तुम उसकी बेटी को प्रतिदिन अपमानित करोगे। यदि वह भयभीत हो गया तो स्वयं ही सगाई तोड़ देगा और तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने अमर को यह भी उकसाया, यदि यह विवाह होता भी है तो विवाह के प्रथम दिवस ही तुम्हें अपनी पत्नी को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह भविष्य में तुम्हारी अनुमति के बिना कुछ भी करने का साहस न करे। मित्रों, अमर, जो प्रायः अपनी सरलता में उलझा रहता था, इस सुझाव को एक उचित विचार मान बैठा। उसे यह भान ही नहीं हुआ कि ये लोग उसकी भलाई नहीं कर रहे, बल्कि उसे अनावश्यक झंझट में डाल रहे हैं। अमर ने उनकी बातों को सत्य मानते हुए उसी समय लोहार के घर जाकर उसे धमकी दी। लोहार यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गया और इस विषय में अपनी पुत्री से चर्चा की, किंतु उसकी कन्या अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, आप तनिक भी चिंतित न हो। यह स्पष्ट है कि किसी ने उन्हें भ्रमित किया है, किंतु आप निश्चिंत रहें। मैं भली भांति जानती हूं कि यह विवाह मेरे लिए उपयुक्त है और मैं इसे सफल बनाऊंगी। यहां पर कन्या ने एक नीति से परिपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। कहते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों की बातों में आना किसी भी बुद्धिमान इंसान की विशेषता नहीं होती। सच्चा विवेकी और सूझबूझ वाला वही होता है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और दूसरों की बातों को सोच समझकर ग्रहण करता है। लोहार की चतुर पुत्री ने अपने पिता को समझाया
कि वास्तविक संबंध केवल प्रेम और समझदारी पर आधारित होते हैं। उसने अपने हृदय में यह निश्चय कर लिया कि वह इस विवाह को सफल बनाएगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। लोहार की समझदार पुत्री ने अपने पिता को आश्वस्त किया, पिताजी, आप तनिक भी चिंता न करें। जो भी बातें उन्होंने कही हैं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। वास्तविक रिश्ते आपसी समझ और धैर्य से ही फलते फूलते हैं। मित्रों, फिर वह शुभ दिन आया जब अमर और लोहार की कन्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। समस्त गांव में उत्सव का माहौल था। देवदास के घर आनंद की लहर दौड़ पड़ी और वैदेही की वर्षों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। विवाह के उपरांत रात्रि में जब सभी विश्राम कर रहे थे, अमर ने सोचा कि उसे अपनी पत्नी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अपने मित्रों की सलाह माननी चाहिए। इसी विचार से वह धीरे से उठा और एक जूता हाथ में उठा लिया, यह सोचकर कि उसकी पत्नी गहरी नींद में होगी। किंतु जैसे ही अमर उस पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, उसकी पत्नी ने धीरे से अपनी आंखें खोल लीं और मुस्कुराते हुए बोली, यह उचित नहीं है। यदि विवाह की पहली रात ही झगड़ा आरंभ हो जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। आज आप मुझसे कुछ भी न कहें। यदि आपको लगता है कि यह आवश्यक है तो आप कल कर सकते हैं। अमर उसकी सौम्य बातों में खो गया और उसके शांत स्वभाव से चकित हो गया। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रही है। इस विचार के साथ उसने जूता एक ओर रख दिया और चुपचाप सो गया। अगली रात्रि अमर को पुनः अपने मित्रों की बातें याद आईं। उनके अनुसार उसे अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहिए ताकि वह कभी उसकी बात का विरोध न कर सके। इस बार भी उसने चुपचाप जूता उठाया, किंतु पुनः उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोल लीं और मुस्कुराते हुए बोली, आप जैसे समझदार व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। विवाह के प्रथम सप्ताह में पति पत्नी के मध्य विवाद अशुभ माना जाता है। मैंने सुना है कि यदि विवाह के पहले सप्ताह में अपमानजनक बातें कही जाएं, तो वैवाहिक जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आप इस कार्य को 8वें दिन के लिए टाल दें, फिर आप जितना चाहें उतना दंड दे सकते हैं। उसकी बातों में सच्चाई और शांति झलक रही थी और अमर का क्रोध धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी वास्तव में अत्यंत चतुर है और उसने जूता पुनः एक ओर रख दिया। मित्रों, 7वें दिन परंपरा के अनुसार वधू अपने पिता के घर चली गई। अमर के मित्र उससे मिले और उसे ताने देते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कितना अच्छा बना दिया है। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम हमेशा की तरह उसी के अधीन रहोगे। अमर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, किंतु उसके मन में अब अपने वैवाहिक जीवन को लेकर नई भावना जागृत हो चुकी थी। इस बीच व्यापारी देवदास की पत्नी वैदेही अपने पुत्र के भविष्य के बारे में विचार करने लगी। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि अमर को व्यापार और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया जाए। उन्होंने अपने पति देवदास से कहा, अब समय आ गया है कि अमर को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसे कुछ धन और सामान देकर व्यापार के लिए बाहर भेज देना चाहिए, जिससे वह अपने बल पर कुछ सीख सके। देवदास को यह विचार जोखिम भरा प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, यदि उसे व्यापार हेतु धन और सामग्री दे दी तो वह सब बर्बाद कर देगा। यह तो मानो पानी में पैसा बहाने जैसा होगा। वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, स्मरण रहे, जैसे विवेक के बिना शक्ति का दुरुपयोग होता है, वैसे ही अनुभव के बिना ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अमर को भी यह सीखना आवश्यक है कि अनुभव से ही समझ आती है। यदि वह व्यापार में लाभ अर्जित करेगा तो धन का महत्व समझेगा, और यदि हानि उठाएगा तो उसे यह अनुभव प्राप्त होगा कि परिश्रम से धन कैसे अर्जित किया जाता है। अंततः वैदेही के तर्कों के आगे देवदास को झुकना पड़ा। उन्होंने अमर को बुलाया और उसे व्यापार के लिए कुछ पूंजी, आवश्यक वस्तुएं और नौकर दिए, ताकि वे यात्रा में सहायता कर सकें। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी पहली व्यापारिक यात्रा है। ध्यान रखना कि जो धन और सामान तुम्हें दिया गया है उसका समुचित उपयोग करो। सफलता और असफलता दोनों तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है। अमर ने धन और वस्तुएं ग्रहण कर लीं और अपने सेवकों के साथ व्यापारिक यात्रा पर निकल पड़ा। विदा करते समय उसकी माता वैदेही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, प्रत्येक अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। यदि तुम समझदारी से आगे बढ़ोगे तो जीवन में सफल अवश्य बनोगे।
इस प्रकार अमर ने अपनी पहली व्यापारिक यात्रा आरंभ की। अमर अपने सेवकों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा उसके जीवन का पहला बड़ा अनुभव था और वह मन में आशाओं और चिंताओं का मिश्रण लेकर आगे बढ़ रहा था। लंबी यात्रा के पश्चात उनका काफिला एक विशाल उद्यान में पहुंचा। उस बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिनके कारण बाहर से भीतर का दृश्य देख पाना कठिन था। अमर को यह स्थान रहस्यमय प्रतीत हुआ। उसने अपने नौकरों से कहा, देखो, यह स्थान कितना शांतिपूर्ण और मनोरम है। कितनी विशाल और अद्भुत जगह लग रही है। इसके भीतर जाकर देखो कि वहां क्या है। उसके सेवक दीवार के भीतर गए और कुछ समय पश्चात लौट कर आए। उन्होंने बताया, मालिक, इस दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा है और एक भव्य महलनुमा भवन भी स्थित है। अमर का उत्साह और बढ़ गया और वह स्वयं उस बाग के भीतर चला गया। जैसे ही वह उस भव्य भवन को देख रहा था, उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी। युवती ने उसे देखकर सौम्य मुस्कान दी और अपनी मोहक आवाज में बोली, आइए, मेरे साथ एक खेल खेलिए। अमर उसकी ओर बढ़ता चला गया। उसने सोचा कि यह एक साधारण मनोरंजन का खेल होगा, जिससे यात्रा की थकान दूर हो जाएगी। उसे यह आभास नहीं था कि यह सुंदर युवती वास्तव में एक चालाक जुआरी थी, जो अपनी चतुराई से दूसरों का सब कुछ हड़प लेती थी। उसने अमर को भीतर बुलाया और जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। अमर ने भी जुआ खेलना आरंभ कर दिया, किंतु शीघ्र ही उसे महसूस होने लगा कि वह लगातार हारता जा रहा है। उस युवती के पास एक विशेष रणनीति थी, जिससे वह हर बार अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर देती थी। उसने एक चालाक बिल्ली पाल रखी थी, जिसे उसने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। खेल के दौरान जब भी वह हारने लगती थी, वह अपनी बिल्ली को एक गुप्त संकेत देती थी। बिल्ली तुरंत कमरे में रखे दीपक के पास जाकर उसे बुझा देती थी, जिससे कमरा अंधकारमय हो जाता। इस अंधेरे में युवती अपने जुए के पत्ते और गोटियां बदल लेती थी और अपने प्रतिद्वंद्वी को मात दे देती थी। अमर इस कपटपूर्ण चाल से अनभिज्ञ था और धीरे धीरे अपनी प्रत्येक वस्तु हारता चला गया। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसने अपना सारा धन, सामान, सेवक, यहां तक कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी खो दी। जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उस युवती ने उसे बंदी बनवाकर कारागार में डाल दिया। अंधेरी और नमी भरी जेल में अमर अकेला और असहाय अनुभव कर रहा था। उसके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उसे केवल सूखी रोटी का टुकड़ा और गंदा जल दिया जाता था। कभी कभी तो उसे अपमानित भी किया जाता था। इस कठिन परिस्थिति में अमर प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, कृपया मुझे इस दुष्ट परिस्थिति से बाहर निकालने का कोई मार्ग दिखाओ। वह अपने निर्णय पर पछताता और सोचता, शायद मैंने लोभ में पड़कर यह भयंकर गलती कर दी है। एक दिन कारागार के द्वार के पास से एक व्यापारी गुजर रहा था। अमर ने उसे देखकर पुकारा, भाई साहब, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? व्यापारी रुका और पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? अमर ने उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाई और बताया कि उसका परिवार कहां रहता है। व्यापारी ने जब वह स्थान सुना तो उसे झांत हुआ कि वह भी उसी दिशा में जा रहा है। उसने अमर की बात ध्यानपूर्वक सुनी और सहानुभूति जताते हुए कहा, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा? अमर ने राहत की सांस ली और कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कृपया मेरी यह 2 चिट्ठियां ले जाइए। एक मेरे पिता को दे दीजिए और दूसरी मेरी पत्नी को। मेरी आशा है कि वे मेरी स्थिति को समझेंगे और मेरी सहायता के लिए आएंगे। व्यापारी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। दोनों पत्र लिए और वचन दिया कि वह उन्हें सही पते पर पहुंचा देगा। अमर ने अपने पिता को लिखे गए पत्र में अपनी दयनीय दशा का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया था। उसने बताया था कि उसने कैसे अपनी समस्त संपत्ति और स्वाधीनता गंवा दी है। उसने अपने पिता से करुणापूर्वक अनुरोध किया कि वे उसे इस स्थिति से बाहर निकालें और उसकी सहायता करें। दूसरा पत्र उसने अपनी पत्नी को लिखते हुए मजाकिया शैली अपनाई थी। उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा धन कमा लिया है और शीघ्र ही घर लौटेगा। उसने यह भी जोड़ा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें जूते से पीटूंगा, जैसा कि पहले ही कहा था।
यह उसने केवल इसलिए लिखा था ताकि उसकी पत्नी उसकी वास्तविक स्थिति को समझ सके। जब व्यापारी का कार्य समाप्त हो गया तो वह अमर के नगर की ओर प्रस्थान कर गया, किंतु संयोगवश वह व्यापारी पढ़ना लिखना नहीं जानता था और गलती से अमर के पिता के लिए लिखे गए पत्र को उसकी पत्नी को दे दिया और पत्नी को लिखे गए पत्र को उसके पिता को सौंप दिया। जब अमर के पिता ने वह पत्र पढ़ा तो उन्हें लगा कि उनका पुत्र किसी व्यापार में सफल हो गया है और अत्यधिक धन अर्जित कर लिया है। यह पढ़कर वे अति प्रसन्न हुए और गर्व का अनुभव किया। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह पत्र उनके स्थान पर उनकी पुत्रवधू को क्यों लिखा गया था और इसमें यह उल्लेख क्यों किया गया था कि वह अपनी पत्नी को पीटेगा। इधर जब अमर की पत्नी ने पत्र पढ़ा तो उसे गहरा आघात पहुंचा। उसने सोचा कि उसका पति कारागार में कैद है और अत्यंत कठिनाइयों से जूझ रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाई कि यह पत्र उसके नाम के बजाय उसके ससुर के लिए क्यों लिखा गया था। दोनों पत्रों को पढ़ने के बाद अमर का परिवार गहरी उलझन में पड़ गया, किंतु अमर की पत्नी जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी थी, उसने स्थिति को भांप लिया और अपने सास ससुर से बातचीत की। उसने अपने ससुर से अनुमति मांगी और कहा कि वह अपने पति की सहायता हेतु वहां जाएगी। उसने मन ही मन ठाना, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति को इस संकट से मुक्त कराऊं। चाहे कैसी भी बाधाएं आए, मैं उसका उद्धार अवश्य करूंगी। इस संकल्प के साथ वह अपने पति को बचाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अमर की पत्नी, जिसे अब अपने पति की दयनीय स्थिति का ज्ञान हो चुका था, उसने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति को छुड़ाएगी। अपने ससुर से अनुमति प्राप्त कर उसने यात्रा के लिए आवश्यक धन और कुछ सामान घोड़ों पर लदवाया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने एक पुरुष का वेश धारण किया जिससे कोई उसे पहचान न सके और वह बिना किसी अवरोध के यात्रा कर सके। इस प्रकार अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने पति की मुक्ति के लिए रवाना हुई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उसी स्थान पर पहुंची जहां वह सुंदर और चालाक जुआरी युवती रहती थी, जिसने अमर को ठग कर उसका धन, संपत्ति और स्वतंत्रता छीन ली थी। अमर की पत्नी ने उस जुआरी कन्या को संदेश भिजवाया कि वह भी एक धनवान व्यापारी की संतान है और जुए में अत्यंत निपुण है। उसने संकेत दिया कि वह एक चुनौती के रूप में जुआ खेलने आई है। चतुर जुआरी कन्या, जो सदैव नई प्रतिस्पर्धाओं की खोज में रहती थी, तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर खेलने के लिए तैयार हो गई। शाम को दोनों के बीच खेल प्रारंभ हुआ। इस दौरान अमर की पत्नी ने उस जुआरी लड़की के सेवकों से जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई कि उनकी स्वामिनी खेल में किस प्रकार की चालें अपनाती है। प्रारंभ में तो सेवकों ने कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, किंतु जब उसने उन्हें सोने की मुद्राएं और कुछ कीमती वस्तुएं दिखाईं, तो वे लालच में आ गए और उसकी स्वामिनी की गुप्त चालों को उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी स्वामिनी खेल में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी विशेष रूप से प्रशिक्षित बिल्ली का सहारा लेती थी। जब भी वह पराजित होने लगती तो अपनी बिल्ली को संकेत देती, जो तुरंत ही कमरे में रखे दीपक के पास जाकर उसे बुझा देती थी। अंधकार होने पर वह अपने जुए के पत्ते और गोटियां बदल लेती थी और खेल को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ देती थी। यह सुनकर अमर की पत्नी के मन में एक युक्ति आई। उसने निश्चय किया कि इस बार वह इस चालाक जुआरी को उसी की चाल में मात देगी। वह वहां से चली गई और संध्या को अपने साथ एक छोटा चूहा लेकर लौटी, जिसे उसने अपने कोट की आस्तीन में छिपा लिया था। अब खेल आरंभ हुआ। अमर की पत्नी ने अपनी कुशलता और संयम का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया और शीघ्र ही वह जीतने लगी। यह देखकर जुआरी लड़की घबरा गई और अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत दीपक की ओर बढ़ी ताकि उसे बुझा सके, किंतु ठीक उसी समय अमर की पत्नी ने अपनी आस्तीन से चूहा बाहर निकालकर छोड़ दिया। चूहे को देखते ही बिल्ली का ध्यान भटक गया और वह दीपक की ओर जाने के बजाय चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। चूहा इधर उधर भागता रहा और बिल्ली भी कमरे में वस्तुओं को गिराते हुए उसके पीछे दौड़ती रही। कमरे में हलचल मच गई, जिससे जुआरी लड़की असहाय हो गई और उसका ध्यान खेल से भटक गया। यह देख अमर की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, क्या अब हम खेल को जारी रखें? अब तो कोई विघ्न नहीं है।
इसके पश्चात उसने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक एक करके सभी बाजियां जीत ली। उसने न केवल अपने पति की खोई हुई संपत्ति और वस्तुएं पुनः प्राप्त की, बल्कि जुआरी लड़की का सारा धन, उसके सेवक, महल और यहां तक कि उसका समस्त स्वामित्व भी अपने नाम कर लिया। खेल समाप्त होने के पश्चात अमर की पत्नी ने सभी जीते हुए धन और सामान को बड़े बड़े संदूकों में भर लिया। फिर उसने उस महल की कारागार में कैद सभी बंदियों को मुक्त करवाया, जिनमें उसका पति अमर भी सम्मिलित था। अमर अन्य कैदियों के साथ बाहर आया और उसने उस व्यापारी रूपी व्यक्ति को देखा जिसने उसे उन कैदियों के मध्य स्वतंत्र कराया था। अमर ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, आपका हृदय से धन्यवाद, आपने हमें इस बंधन से मुक्त कराया। क्या आप हमारे नेता बन सकते हैं? अमर की पत्नी ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने अमर के पुराने फटे हुए वस्त्र हटाकर उसे एक सरदार की भांति राजसी वस्त्र पहनाए। अमर, जो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया था, उसे अपना प्रमुख मानकर उसके साथ जाने को तत्पर हो गया। वहां से प्रस्थान की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। अमर की पत्नी ने सभी संदूकों की चाबियां अमर को सौंप दी, किंतु जिस संदूक में अमर के पुराने वस्त्र रखे थे, उसकी चाबी अपने पास रख ली, ताकि भविष्य में इसकी सच्चाई प्रमाणित की जा सके। अमर की पत्नी, जिसने अपने पति को मुक्त कराने का साहसिक कार्य किया था, अब अपनी योजना के अंतिम चरण में थी। वह अपने पति और अन्य मुक्त बंदियों के साथ उस स्थान से निकल गई जहां उन्होंने जुआरी लड़की को हराया था। यात्रा के दौरान उन्होंने उस जुआरी लड़की को भी अपने साथ ले लिया, ताकि वह भविष्य में किसी और को छल न सके। जब वे अपने नगर की सीमा के समीप पहुंचे तो अमर की पत्नी अपने पति से बोली, मुझे एक आवश्यक कार्य करना है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहां से जा रही हूं। तुम मेरे बिना चिंता मत करना और सीधे नगर की ओर बढ़ना। सारा धन और वस्त्र अपने घर में सुरक्षित रख लेना। मैं तुम्हारे पिता को भली भांति जानती हूं और तुम पर भी पूर्ण विश्वास है। यदि मैं 20 दिनों तक नहीं लौटूं तो यह सब तुम्हारा है। अमर ने अपने नए नेता की बात को गंभीरता से सुना और विश्वास कर लिया। इसके पश्चात उसकी पत्नी अपने पिता के घर चली गई और अमर जुआरी लड़की एवं सेवकों के साथ अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही अमर की पत्नी ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई, किंतु उनसे अनुरोध किया कि वे इस विषय को किसी अन्य से साझा न करें। उसने अपने पिता से अपने वास्तविक उद्देश्य को गुप्त रखने की विनती की। कुछ दिनों तक विश्राम करने के पश्चात वह अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। कुछ दिनों के उपरांत जब वह अपने ससुराल पहुंची तो अमर ने उसे देखते ही अपनी पुरानी बातें स्मरण करते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार दंड देना है? मित्रों, यह कहते हुए उसने अपने जूते की ओर इशारा किया और उसे उठाने का नाटक किया। इतने में उसके माता पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, छी, क्या तुम इस प्रकार के नीच विचारों के साथ अपने घर लौटे हो? यह स्वागत का अवसर है और तुम इसे इस तरह बिगाड़ रहे हो। अमर की पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे भीतर अभी तक कोई समझ विकसित नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि अब तक तुम अपनी गलतियों से कुछ सीख चुके होगे, किंतु प्रतीत होता है कि तुम अब भी वही व्यवहार कर रहे हो। इसके पश्चात उसने कमरे के एक कोने में रखे संदूक की ओर संकेत किया और कहा, इसे यहां लाओ। अमर ने आदेश का पालन किया और संदूक ले आया। उसकी पत्नी ने संदूक खोलते हुए कहा, अब इन वस्त्रों को ध्यान से देखो और बताओ, क्या ये वस्त्र तुम्हारे ही हैं? फिर वह उठी और गंभीर स्वर में बोली, याद करो कि कारागार में पहरेदारों ने तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। वे तुम पर किस तरह चिल्लाते थे, तुमसे कितने अपमानजनक ढंग से बातचीत करते थे और तुम्हें किस प्रकार घटिया भोजन दिया जाता था। क्या इन सब बातों को याद कर तुम्हें सिहरन महसूस नहीं होती? मैं वही हूं जिसने तुम्हें उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। मैं वही हूं जिसने एक धनी व्यापारी का रूप धारण करके उस चतुर जुआरी लड़की के पास जाकर तुम्हारा संपूर्ण धन और सम्मान पुनः प्राप्त किया। यह वही स्त्री है जिसने छल पूर्वक तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हें जेल में डलवा दिया था। अमर यह सुनकर स्तब्ध रह गया।
उसकी आंखें अविश्वास से पत्थरा गईं और वह अपनी पत्नी की सूझबूझ, धैर्य और साहस को देखकर दंग रह गया। उसे अपनी नासमझी का आभास हुआ और लज्जा से उसकी दृष्टि झुक गई। यह सब देखकर उसकी मां ने अपनी बहू को स्नेहपूर्वक निहारा और उसके सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। फिर देवदास ने भी अपने पुत्र की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम कितने बड़े अज्ञानी हो। तुम्हारी पत्नी न केवल चतुराई में तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, बल्कि उसने ऐसा साहस प्रदर्शित किया है जिसकी तुमसे कभी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। यह धन, वैभव और समस्त आभूषणों की वास्तविक अधिकारी वही है। परिवार में बहू की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना। मित्रों, परिवार के सभी सदस्यों ने बहू की समझदारी और पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। देवदास को भी विश्वास हो गया कि उनकी बहू ही अमर के जीवन की उचित मार्गदर्शिका है। इस प्रकार उसकी पत्नी की सूझबूझ और धैर्य ने न केवल अमर को उचित राह दिखाई, बल्कि पूरे परिवार के लिए सम्मान और गौरव का कारण बनी। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं स्त्रियों के वे अद्भुत गुण जो उन्हें परिवार में सर्वप्रिय बना देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उन महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी स्त्री को परिवार में अत्यधिक प्रिय बना देते हैं। ये विशेषताएं न केवल परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने में सहायक होती हैं, बल्कि पूरे परिवार को उन्नति की दिशा में भी अग्रसर करती हैं। जो स्त्री इन गुणों को आत्मसात कर लेती है, वह अपने ससुराल में आदर और स्नेह प्राप्त करती है। उसके सास ससुर उसे अपनी संतान की भांति प्रेम करते हैं और उसका पति सदैव उसका सम्मान करता है। पहली, सम्मान और सेवा भाव। एक ऐसी स्त्री जो अपने सास ससुर एवं परिवार के अन्य सदस्यों का आदर करती है और उनकी सेवा को अपना कर्तव्य समझती है, वह सबका दिल जीत लेती है। वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखती है। यह गुण परिवार के सभी सदस्यों के मन में उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करता है। दूसरी, धैर्य और सहनशीलता। परिवार में कई बार कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक आदतें भिन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में एक स्त्री में धैर्य और सहनशीलता का होना अति आवश्यक है। जो स्त्री संयम और संतुलन के साथ इन परिस्थितियों का सामना करती है, वही परिवार को एकजुट और सुखी रख सकती है। 3. समर्पण और निष्ठा। एक स्त्री का अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा ही उसे परिवार में सर्वाधिक प्रिय बनाता है। वह अपने पति और परिवार की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करती है। जब कोई स्त्री अपने परिवार की समृद्धि और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, तो उसकी प्रतिष्ठा और प्रेम परिवार में स्थायी रूप से बना रहता है। 4. समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता। परिवार में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब किसी को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक समझदार और विवेकशील स्त्री हर परिस्थिति का विश्लेषण कर उचित मार्गदर्शन देती है। वह सोच समझकर निर्णय लेती है, जिससे परिवार में शांति बनी रहती है और कठिनाइयों का समाधान सरलता से किया जा सकता है। 5. बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान की योग्यता। एक बुद्धिमान स्त्री हर समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ और चतुराई से निकालने में सक्षम होती है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता कठिन समय में पूरे परिवार के लिए संबल बनती है और परिवार को मजबूती प्रदान करती है। एक स्त्री जो इन गुणों को अपनाती है, वह न केवल अपने परिवार के स्नेह और विश्वास को अर्जित करती है, बल्कि पूरे परिवार को संगठित और मजबूत रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। उसके उत्तम आचरण और प्रखर बुद्धि के कारण घर में प्रेम और शांति बनी रहती है। जिस स्त्री में ये गुण विद्यमान होते हैं, उसके सास ससुर उसे अपनी पुत्री की भांति प्रेम करते हैं, उसका पति सदैव उसका सम्मान करता है और पूरा परिवार उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इसे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।